हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर साइंस बाय आरजीवी पर। तो हम इस चैनल पर नीट और जेई ओरिएंटेड फिजिक्स की पूरी सीरीज चलाएंगे। मतलब इसके ऊपर फिजिक्स के सारे टॉपिक जो आपको जेई और नीट में रिक्वायर्ड होते हैं उन सारे टॉपिक की डिटेल स्टडी बिल्कुल स्क्रैप से उठाकर, बिल्कुल जीरो से उठाकर नीट और एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स टूल करके एक चैप्टर होता है, इसको हम चैप्टर 1 के नाम से जानते हैं। इस मैथमेटिक्स टूल के अंदर एक टॉपिक है, इसका नाम होता है वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सबसे अच्छा हेल्पिंग टूल है। वेक्टर, जैसे कि आप जानते भी होंगे, आप धीरे धीरे आप जान भी जाओगे कि वेक्टर आगे जाकर आपको बहुत यूज करना है। जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, फ्रिक्शन पढ़ोगे, वर्क पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, इवन 12 के चैप्टर्स में भी वेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको हम समझते हैं ताकि आने वाले चैप्टर्स में आप उसके ऊपर अच्छे से कमांड कर लीजिए। अगर आपने वेक्टर पे अच्छे से कमांड कर ली तो आप मानिए कि आने वाली फिजिक्स को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली आप उसमें अच्छा अपना कमांड कर सकते हो। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, पोजीशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, ये जो भी आपने नाम सुने हैं, यू नेम इट। दो टाइप की बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे लिखा हुआ मैंने, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इनके पास में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक 2, 3, 4, 5, कुछ भी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। डायरेक्शन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा, दे फॉलो वेरी सिंपल एल्जेब्रिकल लॉ। सिंपल एल्जेब्रिकल सम मतलब अगर आपको दो क्वांटिटी को ऐड करना है ना, मान लीजिए आप वर्क में वर्क को ऐड करना है, तो अगर आप स्केलर क्वांटिटीज में एडिशन पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट में ऐड कर सकते हो। अगर हम बात करें तो स्केलर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, से ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर इतना, हम वेक्टर की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि पूरा वेक्टर चैप्टर ही पढ़ना हमको। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और साथ साथ में क्या हो हमारे पास में, डायरेक्शन भी हो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो होता है कि इसमें जो एडिशन करने का तरीका होता है वो सिंपल एडिशन नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को अगर फॉलो नहीं करती है तो उसको वेक्टर की फॉर्म में काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा ट्राइंगल, कौन सा एडिशन लॉ होता है, तो एक सिंपल सा लॉ होता है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, जिससे हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे कि वेक्टर जो है वो कैसे एडिट हो रहे हैं, वो आगे की बात करेंगे। इसमें एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, वेक्टर को बनाया कैसे जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक एरो बना दीजिए, ये जैसे एरो बना हुआ आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ वेक्टर। एक एरो बना दीजिए उसके ऊपर, है ना, और यहाँ पे एक एरो का साइन बना दीजिए, ये अब क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तीर बना दीजिए, है ना, तीर समझते हो आप लोग, तीर ही क्या होता है आपका, वेक्टर होता है। इसमें जो ये जितना लंबा आप बनाओगे, जो इसका लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसका मैग्नीट्यूड। जितना इसका लेंथ होगा उतना मतलब उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ज्यादा लेंथ है मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कम लेंथ है मतलब कम मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है, तो जैसे सिंपल ए बी सी, तो कोई भी आप अल्फाबेट ले लीजिए, उसके ऊपर वेक्टर का साइन बना दीजिए, है ना, ये देख रहे हो, वेक्टर के ऊपर हमने क्या करा हुआ है, एक सिंपल सा साइन बना रखा है ना, तो ये बन गया ए वेक्टर, ये बन गया बी वेक्टर, ये बन गया सी वेक्टर। सिंपल सी बात है। वेक्टर का जब आप एरो बनाओगे तो ये जो सबसे स्टार्टिंग वाला पीछे वाला पॉइंट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, टेल, है ना, तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, टेल। और जहां पर एरो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हेड, सिर, है ना, ये तो बन गया टेल और ये क्या बन गया अपने पास में, हेड बन गया। हेड आपको क्या देगा, डायरेक्शन। हेड आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन, कि भैया जिस डायरेक्शन में आप अपने तीर को रखोगे तो आपका तीर उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो तीर आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो हेड विल शो यू द डायरेक्शन। सही बात है। चलिए, अब कुछ बहुत सिंपल सी बात होती है, जैसे एक होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सिंपल होता है, पहला है बहुत सिंपल सा पैरेलल वेक्टर। जैसे दो लाइन पैरेलल होती है
तो अगर दोनों लाइन, ये दोनों लाइन है और आपने इसके ऊपर क्या कर दिया कि इसको भी एक वेक्टर मान लिया, इसको भी एक वेक्टर मान लिया, नाम मान लो इसका ए वेक्टर है, नाम मान लो इसका बी वेक्टर है, तो आप ये बोल सकते हो ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। एक है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब जैसे अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, इनका नाम अगर हमने पैरेलल रखा हुआ है, तो यही वेक्टर अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी पैरेलल। ये पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन जस्ट क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भैया, एंटी पैरेलल होते हैं इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना, या फिर पाई बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर, ये तो आप बहुत बेसिक से जानते हो। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, उसका अपन क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए। तो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर सीख लिए कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन लॉ, कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं तो उनका आप एडिशन कैसे करोगे। वेक्टर एडिशन में जो होते हैं कुछ लॉज होते हैं, वो सिंपल अलजेब्रा जैसे नहीं चलता कि डायरेक्ट आपने ऐड कर लिया। तो उसी लॉ में एक लॉ है हमारे पास, उनका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करने का एक लॉ है, इसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में कितना साइड होंगे, तीन में से दो साइड जो है वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। लेट्स से ये एक वेक्टर, इसका नाम ए वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है जो बी वेक्टर है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहां से ए स्टार्ट हुआ, यहाँ ए खत्म हुआ, और जहां से क्या स्टार्ट हो गया बेटा, बी स्टार्ट हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे ऑर्डर में हो गए, सेम ऑर्डर में हो गए। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। जो तीसरा वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर जो होगा, लेट्स से उसका नाम सी वेक्टर होगा, वो ट्राइंगल की कौन सी साइड होगा, तीसरी साइड होगा, और वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, अपोजिट। ए और बी सेम ऑर्डर में, सी उनके कैसा आ रहा है बेटा, अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। तो ये जो सी वेक्टर होगा ये इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट वर्ड का मतलब वेक्टर में होता है ए प्लस बी, है ना, सम, एडिशन। तो सी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, समझा। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए वेक्टर मतलब पहला वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जो वेक्टर मिलाएगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो सी क्या कर रहा है, ए की टेल को बी के हेड से मिला रहा है, ये बी का हेड रहा, ये ए का टेल रहा, ये रहा सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, मतलब दो वेक्टर कंटिन्यूस होने चाहिए, तीसरा वेक्टर उसके अपोजिट ऑर्डर में आना चाहिए। इसको समझने के लिए कुछ ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं अपन। जैसे इस ट्राइंगल में देखिए, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कौन से दो वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। तो आप देखोगे पी और क्यू दोनों जो है सेम ऑर्डर में कंटिन्यूस है, और आर वेक्टर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। देखो पी से क्यू पे गया, क्यू से वापस आर पे नहीं जा सकते क्योंकि ऑर्डर कैसा है, अपोजिट है। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका आर वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के। इस ट्राइंगल में देखिए, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। तो दो वेक्टर कंटिन्यूस कौन कौन है, क्या z और x कंटिन्यूस है सेम ऑर्डर में, नहीं। क्या z और y सेम ऑर्डर में, नहीं, वो तो ऐसे मिल रहे हैं। आप इजीली देख सकते हो x और y जो है वो सेम ऑर्डर में है। तो आप लिख सकते हो यहां से कि x वेक्टर प्लस y वेक्टर किसके बराबर होगा, z वेक्टर के। इस ट्राइंगल में देखिए, एक s वेक्टर है, एक t वेक्टर है, एक u वेक्टर है। नाम ले रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, s t u v p q r कुछ भी मान लीजिए आप। कौन कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, क्या s और u सेम ऑर्डर में है, क्या u और t सेम ऑर्डर में है, नहीं। आप देखोगे s और t ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो क्या मिल जाएगा यहां पर, s वेक्टर प्लस t वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, u वेक्टर। ठीक है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा उसको अपन बोलेंगे कि वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर आ रहा है, समझ गए। अगर तीनों वेक्टर सेम साइकिल में आ गए, सेम ऑर्डर में आ गए, तो क्या होगा, जैसे ये देखो, इस ट्राइंगल को देखो, सेम टू सेम बना रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बट सी वेक्टर भी सेम ऑर्डर में है। तो ए बी और सी तीनों कैसे आ गए, सेम ऑर्डर में आ गए। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए तो उनका रिजल्टेंट बन जाएगा 0, सिंपल। अगर किसी ट्राइंगल में
तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 0। यहां देखो p q r, क्या सब तीनों सेम ऑर्डर में? सही बात है, p से q पे गए, q से कहां गए? r पे गए। तो अगर तीनों सेम ऑर्डर में आ गए हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा 0। p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर कितना आएगा 0। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में कौन कौन से तीन वेक्टर जो सेम ऑर्डर में, मतलब तीन ही वेक्टर है, तीनों सेम ऑर्डर में, x y z या z x y तीनों सेम ऑर्डर में। साइकिल पूरा हो रहा है, देखिए यहां से चला x से मैं y पे गया, y से z पे चला गया, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से वापस आ गए, यहां से स्टार्ट करा, घूम फिर के इसी एरो पर हम वापस आ गए। हमारा साइकिल क्या हो गया? पूरा फिगर हो गया पूरी तरह से क्लोज। तो आप लिख सकते हो कि x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर बराबर कितना बन जाएगा 0। तो ये आपके पास में बेसिक है किसका? हमारे पास में ट्राइंगल ऑफ एडिशन का बेसिक है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम कुछ आगे और समझते हैं। ये जो चीज हमने समझी कि अगर वेक्टर सारे सेम ऑर्डर में आ जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो ये सिर्फ ट्राइंगल के लिए वैलिड नहीं है, ये आगे आने वालों के लिए भी वैलिड है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो एक हेक्सागन हो, चाहे वो एक पॉलीगन हो। किसी भी टाइप का क्लोज फिगर है और उसमें सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में आ रहे हैं तो उसका आंसर आप 0 लिख सकते हो। कैसे? देखिए एग्जांपल समझते हैं अपन, है ना, आपको ज़्यादा है ना यहाँ पे लॉज नहीं लिखने, बस आप एग्जांपल समझोगे तो भी क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटर ले लिया आपने, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। तो ये मान लीजिए आपके पास में 4 वेक्टर है, P Q R और S, ये चारों के चारों सेम ऑर्डर में है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस S वेक्टर बराबर 0, क्योंकि चारों क्या सारे सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बना देता हूँ। हेक्सागन मतलब एक 6 साइड वाला, जहाँ पे 6 वेक्टर है। ये A वेक्टर है मान लीजिए, ये B वेक्टर है, ये आपका C वेक्टर है, ये आपका D वेक्टर है, ये आपका E वेक्टर है और ये आपका F वेक्टर है। 6 वेक्टर एक साथ ले रहे हैं अपन। तो इसमें क्या लिख सकते हो? इसमें आप लिख सकते हो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बराबर कितना होगा 0। अगर 6 वेक्टर दे रखे हैं आपको और सबके सब सेम ऑर्डर में, साइकिल पूरा हो रहा है, आप यहां से चले, यहां से A से B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए, D से E पे गए, E से कहां गए? F पे। If your cycle is getting completed in one same order, then sum will be 0। sum बोलो, रिजल्टेंट बोलो, है ना, वो कितना निकल के आएगा 0। तो इरिस्पेक्टिव और नंबर ऑफ साइड्स हो गया कि भाई कितनी साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबके सब सेम ऑर्डर में तो आंसर कितना आएगा 0। समझा आप इसको? क्लियर? चलो एक और चीज समझते हैं अपन, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि जब सेम ऑर्डर में ना हो, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऑर्डर मिस्टेक हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए इसी चीज को वापस समझते हैं अपन। मान लीजिए वापस आपका वही एक क्वाड्रिलेटर है, इस वेक्टर का नाम वही P है, इसका नाम Q है बेटा, इसका नाम R है, लेकिन आपका जो S है वो इस पर आपको धोखा देगी। देखो S वेक्टर ने गड़बड़ कर दिया भैया सारा मामला, ये S वेक्टर है, कैन यू फील दिस? S वेक्टर ने सब गड़बड़ कर दिया। P Q R ये तीनों सेम ऑर्डर में है, बट S हमारा और सेम ऑर्डर में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे? वैसे तो इसको पॉलीगन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ बोलते हैं। पर मैं आपको कह रहा हूं नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलीगन लॉ नाम है उसका क्या और नाम है। आप अगर समझाओगे तो आंसर आपका 2 मिनट में आ जाएगा। कैसे? देखो मैं इस क्वाड्रिलेटर को वापस रिकंस्ट्रक्ट करता हूं आपके सामने, है ना, कि भैया मेरा ऑर्डर तो खराब हो रहा है ना, तो मैं तो इसको सेम ऑर्डर में लेकर आऊंगा तभी तो आंसर आएगा मेरा। तो मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। P मैंने वापस बना दिया, Q एज इट इज बना दिया, R मैंने एज इट इज बना दिया। ये डायरेक्शन में कौन है हमारे पास में? S वेक्टर है। अगर आप किसी वेक्टर को बिना छेड़े हुए उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, ये S वेक्टर है और मैं कहता हूं मैं तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाऊंगा, ये, तो हमने क्या करा? ओनली डायरेक्शन को रिवर्स करा। किसको रिवर्स करा हमने? ओनली डायरेक्शन को रिवर्स करा है। तो इसका नाम अब S वेक्टर ना रह के इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ S वेक्टर। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? माइनस ऑफ S वेक्टर्स का नाम हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखो ढंग से कि आपने S को उल्टा कर दिया, उसका नाम क्या बन गया? माइनस S बन गया।
भाई किसी वेक्टर के आगे माइनस लग जाता है इसका मतलब ये थोड़ी वो खत्म हो गया, उसका नाम भी वेक्टर ही है, बस वो नेगेटिव की फॉर्म में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो हमने एस के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, ओनली क्या किया बेटा, ये एस वेक्टर था, इसको ऐसे रिवर्स कर दिया, इसका नाम भी क्या रहेगा, एस, बट नेगेटिव एस रहेगा इसका नाम। अब आपकी देखो साइकिल पूरी हो रही है, पी क्यू आर और माइनस एस तीनों सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, तो आप लगा सकते हो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, 0। समझा, क्योंकि तीनों चारों जो है सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। इट मीन्स पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। अब बहुत सिंपल सा अलजेब्रा है कि कोई नेगेटिव इधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एस वेक्टर के बराबर आ जाएगा। दैट इज नोन एज अ पॉलीगन लॉ, कि किसी पॉलीगन में आपके पास में जो सबसे लास्ट वाला वेक्टर हो, है ना, जो एस वेक्टर है, जो आपके पूरे साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रहा है, बाकी सब तो सेम ऑर्डर में आ रहा है, सबसे लास्ट वाला वेक्टर जो आपके साइकिल के अपोजिट है, जो ऑर्डर में अपोजिट है, वो इन सब के रिजल्टेंट के बराबर होगा। मतलब एस वेक्टर जो इनके ऑर्डर के अपोजिट है, ये वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, वो पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर होगा। समझ गए, दैट इज नोन एज अ पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं इसके अंदर कि पॉलीगन लॉ क्या होता है, लॉजिक ही होता है पॉलीगन लॉ के। क्या सिर्फ इसके लिए वैलिड है, किसी और के लिए भी वैलिड है, तो और को भी हो सकता है, कोई दूसरा फिगर भी बना सकता हो। जैसे मान लीजिए आपने एक हेक्सागन बना दिया, तो हेक्सागन के लिए भी वैलिड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर है और ये आपका एफ वेक्टर है। देख रहे हो, एफ वेक्टर को हमने हल्का सा अलग बना दिया इस बार। एफ वेक्टर हमारी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है, एफ वेक्टर हमारी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रहा है। ए बी सी डी और ई ये सेम ऑर्डर में है, तो लॉ के हिसाब से क्या बन जाएगा, लॉ के हिसाब से बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा, एफ वेक्टर। ए बी सी डी ई सब मिला के कितना बन जाएगा आपके पास में, एफ वेक्टर के बराबर आ जाएगा। समझे, अगर ऐसा हो जाए सर कि ई वेक्टर भी धोखा दे दे, अभी तो सिर्फ एफ ही धोखा दे रहा था, अब ई भी धोखा दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो धोखा दे रहा है उसको बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने का मतलब उसको इधर भेज दो। पहले एफ ने धोखा दिया, एफ को इधर भेज दिया, अब ई धोखा दे रहा है, ई को इधर भेज दो। तो अब लॉ क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। सिंपल सा ये लॉ बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम वेक्टर एडिशन में बेसिकली ये करते हैं, सेम ऑर्डर वाले एक साथ इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर वाले एक साथ, ये लॉ है बस, और कुछ नहीं है। आप देखोगे इसमें ए बी सी डी ये सेम ऑर्डर में, तो इनका एक यूनिट बन गया कि हमारा एक गुट बन गया भैया। और इनके अपोजिशन में कौन बैठेगा, इनके अपोजिशन में बैठेंगे ई और एफ, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है ना भैया। तो ई और एफ ये अपोजिट रहेंगे किसके, ए बी सी डी के। सोचो डी ने धोखा दे दिया, डी कहेगा मैं भी कर लूंगा भाई बगावत, रिबेलियस हो गया डी। तो डी ने अगर कर लिया तो हम इस ग्रुप से डी को भी उठा के उधर फेंक देंगे, तो डी को उठा के उधर फेंकोगे तो ये डी यहां से खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ। ये लो, तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप एक कंसेप्ट को पकड़ के समझ जाओगे कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम ऑर्डर वाले इक्वल टू उनके अपोजिट ऑर्डर वाले, ए बी सी अगर सेम ऑर्डर में तो ऐड कर लिया, इक्वल टू वापस उनके अपोजिट ऑर्डर में कौन कौन है, ई है, एफ है और डी है, तो ये तीनों के सम के आपस में बराबर होगा। दैट इज सिंपल नोन एज अ पॉलीगन लॉ। और ये पॉलीगन लॉ जो है वो ट्राइंगल लॉ का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, तो अपन इसको ट्राइंगल लॉ के अंदर ही समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जांपल अपन और लेते हैं समझने के लिए इसको, जिससे आपको थोड़ी और फीलिंग आए कि ये एक्चुअली ये सब जो लॉज पढ़ रहे हैं कहीं यूज भी होंगे या ऐसे बस नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वेक्टर तो फिजिक्स का सबसे अच्छा हेल्पिंग टूल है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं कहता हूं इसका नाम है आर इनिशियल, नाम मान लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं आर फाइनल और इसका नाम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में डी वेक्टर। एक वेक्टर बना दिया अपन ने, आर इनिशियल वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर, डी वेक्टर।
कौन आर इनिशियल है, कौन आर फाइनल है, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, व्हाट इज द मीन ऑफ आर इनिशियल, व्हाट इज द मीन ऑफ आर फाइनल, व्हाट इज द मीन ऑफ डी, ये बाद में डिस्कस करेंगे। हम तो सिर्फ ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। एक ट्राइंगल है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, तो हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग दो साइड्स जो कंटिन्यूस हो, जो सेम ऑर्डर में हो, तो कौन कौन सेम ऑर्डर में है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है आपको कि आर इनिशियल और डी सेम ऑर्डर में, तो आर इनिशियल वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर वाला मतलब आर फाइनल वेक्टर। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं सर इसको अपन, डी वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। एक्चुअली आप देखो तो ये कंसेप्ट है। एक्चुअली यहाँ पे डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने अभी तक आपको क्लोज नहीं करा पर अब बता रहा हूँ। डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आर फाइनल का मतलब है फाइनल पोजीशन। आर फाइनल का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन। आर इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर रहे हो, यानी कि आप चेंज इन पोजीशन निकाल लो। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और आप सब जानते हो कि चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम आगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका यही सीखेंगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, आगे आने वाले काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम्स में ये काम आएगा। ओके ठीक है, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास में ये सब होने के बाद में एक फॉर्मूला है हमारे पास में, जो कि जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन। एक्चुअली अभी तक हमने जो करा था उसमें अभी तक हमने जो करा है a प्लस बी इक्वल टू सी में, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें ना तो a के बारे में पता है, ना हमें b के बारे में पता है, और ना ही हमें c के बारे में पता है। मतलब हम सिर्फ ये निकालें कि a प्लस बी बराबर c आ गया, a इतना है, b इतना है, तो बताओ c कितना है। लेट से a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, तो c का वैल्यू कितना आएगा, ये निकालने का अभी तक हमने को सीखा नहीं है। लेकिन अब एक फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को लर्न कर लोगे तो भी आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। आपके पास में मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वापस वही, इसका नाम a वेक्टर है, इसका नाम b वेक्टर है, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, एक पैलोग्राम इस तरह से दे रखे हैं, है ना, और हम इसको यहां पर एक पैलोग्राम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पैलोग्राम मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, इसको एक पैलोग्राम की तरह कंसीडर करते हैं अपन। इसमें a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है। इसको कई लोग लॉ ऑफ पैलोग्राम भी बोलते हैं, पर ठीक है अपना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर ये a वेक्टर है तो ये भी क्या होगा आपके पास में, a वेक्टर। क्यों, क्योंकि पैलोग्राम के अंदर अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है और पैरेलल होती है। अगर ये b वेक्टर है तो ये भी क्या होगा आपके पास में, b वेक्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अपन एक वेक्टर बनाएंगे अपनी इच्छा से, इसका नाम अपन क्या रखेंगे बेटा, आर वेक्टर। क्या नाम रखेंगे इसका, अपन आर वेक्टर नाम रखेंगे, ठीक। आप देखोगे इस पैलोग्राम को हमने दो ट्राइंगल में तोड़ दिया, और ये डायगोनल कैसा है, बड़ा डायगोनल है। बड़े डायगोनल को क्या बोलते हैं, मेजर डायगोनल बोलते हैं। पैलोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल सेम नहीं होते, एक मेजर होता है, दूसरा माइनर होता है। अगर आप फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर देखो, किस ट्राइंगल के अंदर देखो, फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, तो आप देख सकते हो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, r वेक्टर। पहले ट्राइंगल के अंदर इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, r। अगर दूसरे ट्राइंगल में देखोगे आप, तो दूसरे ट्राइंगल में आपको फील होगा कि b वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू कितना आ रहा है, r वेक्टर। b प्लस a इक्वल टू कितना आ रहा है, r वेक्टर आ रहा है। अगर a प्लस बी इक्वल टू आर है, b प्लस a इक्वल टू r है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बराबर किसके होगा, b प्लस a के। आप लोग सर ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 होता है। हाँ होता है, लेकिन वो सिंपल अलजेब्रा में होता है, सब जगह नहीं होता है सब। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया पहले तो कि a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होता। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं।
हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा साइड में निकाल के बताता हूँ। ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये बी है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। ओके, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड है। तो ये परपेंडिकुलर बन गया एक तरीके से, ये बेस बन गया। तो हम सब जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सही बात है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, और हाइपोटेनस किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, बी फॉर बेस नहीं है कि हमेशा बी फॉर बेस ही होता है, ऐसा नहीं है। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कौन है, बी। यहां से बेस कितना आएगा आपका, यहां से बेस आ जाएगा आपके पास में बी टाइम्स ऑफ cos थीटा, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट परपेंडिकुलर विल बिकम बी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। मैंने बेस को पूरा लिखा BASC, तो आप भी पूरा लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि बेस और बी अलग अलग है। यानी ये साइड कितना आ गया आपके पास में, बी cos थीटा, और ये साइड कितना आ गया आपके पास में, बी साइन थीटा। ठीक है, अब सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल उठाते हैं अपन, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल उठाते हैं। आप चाहते हो इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं अपन, मान लीजिए इसका नाम रख लेते हैं O, इस पॉइंट का नाम रख लिया आपने P, इस पॉइंट का रख लिया आपने मान लीजिए Q। तो OPQ ट्राइंगल उठाते हैं। कौन सा, OPQ ट्राइंगल उठाते हैं अपन। इस ट्राइंगल को आप ऐसे देखोगे, थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल है ये तो 90 डिग्री है ही है, ये R है, ये कौन आया आपके पास में बेटा, B साइन थीटा। ये जो वैल्यू आया PQ का, ये किसके बराबर आया, B साइन थीटा के बराबर। और ये पूरा कितना आया, तो यहां से यहां तक जहां तक आपको ब्लैक मार्कर दिख रहा है वो तो कौन है, A। O से लगाकर इस पॉइंट तक तो कौन है बेटा, A। और ये जो ग्रीन मार्कर लगा रखा है आपके पास में, ये कौन है आपके पास में, B cos थीटा। तो ये जो पूरा बेस बन चुका है, ये बन चुका है आपके पास में A प्लस B cos थीटा। ये सब हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये डेरिवेशन के लिए कर रहे हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, फिर इसको निकाला तो ये B sin थीटा आया, इसको निकाला तो ये B cos थीटा आया, पूरा निकाला तो A प्लस B cos थीटा आया। ये सब डेरिवेशन की डिमांड है। बाद में तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है O, इसका नाम क्या है P, इसका नाम क्या है Q। तो OPQ ट्राइंगल में मुझे R की वैल्यू चाहिए। R क्या मेरे पास में, हाइपोटेनस। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब R स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा R स्क्वायर। अब आई होप आपको A प्लस बी का फॉर्मूला तो आता ही होगा, A प्लस बी के स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, साथ में cos है तो cos स्क्वायर थीटा भी आएगा, प्लस 2AB cos थीटा, और पीछे ये रह गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करेंगे अपन, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख देंगे, है ना, और उनमें से ले लेंगे अपन B स्क्वायर कॉमन। तो ये बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। हमने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को पास पास लिखा और B स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब आप सब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सामने क्या चला अपने पास बेटा, R स्क्वायर। तो अपने पास में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वापस, R का जो वैल्यू आएगा R स्क्वायर, वो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये वैल्यू आ जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आ जाएगा। R का वैल्यू कितना आएगा, सर हमें तो R से मतलब था ना, तो R का बेटा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो R का फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये बन गया आपके R का फॉर्मूला। और R का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। R का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। R कौन है आपके पास में, A प्लस B। तो A प्लस B का सम किसके बराबर आया, A प्लस B का सम बेटा ये आएगा, डायरेक्ट A प्लस B नहीं कर सकते, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये आर का मैग्नीट्यूड आ गया। मैं हल्का सा यहाँ पे रिमूव करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझे कुछ स्पेस की ज़रूरत है। तो हमारे पास में आर का वैल्यू कितना आ गया। आर एक्चुअली कौन है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया हमारे पास में। ये जो फॉर्मूला क्या बता रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एक ही बात है। सर वेक्टर की तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको, बिल्कुल सही बात है। लेट्स से आर वेक्टर जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है, अल्फा। यानी ये वाला वेक्टर, ये जो एंगल है वो कितना मान लेते हैं अपन, अल्फा। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। लेकिन आर और ए के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। मैंने मान लिया। तो अल्फा इज अ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या रहेगा, अल्फा। तो tan अल्फा कितना आएगा, अल्फा की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan अल्फा कितना आएगा, तो इस ट्राइंगल में आप देखिए, यहां से मैं सब चीजें रिमूव कर रहा हूं, आपने नोट कर ली होगी। इस ट्राइंगल में आप देखिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। तो सिंपल सी बात है, tan अल्फा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ये आ गया आपके पास में। तो ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये हो गया रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अल्फा क्या बताएगा आपको बेटा, अल्फा बताएगा आपको डायरेक्शन। ठीक है, और ये बताएगा आपको मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास में एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इस डेरिवेशन को नोट करिए और खुद के हाथ से भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। तो उनके लिए मैं कुछ बातें हैं जो एक अपनी तरफ से एडिट करना चाहता हूँ। बात यह है कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं आपको सुना देता हूँ। उसका कुछ अंश सुना देता हूँ मैं आपको, पूरी कविता तो नहीं सुनाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। कविता के कुछ बोल ऐसे हैं, कुछ अंश ऐसा है कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहजी गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।